रेलिफ जीन्स लॉ। रेलिफ जीन्स लॉ के बारे में देखें हम अब। रेलिफ जीन्स लॉ क्या होता है, उन्होंने कैसे एनर्जी ऑफ द ब्लैक बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन किया। रेलिफ साहब ने ये कहा, रेलिफ और जीन्स साहब ने ये कहा कि भाई ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स बनाती है वो किस तरह से, कुछ इस तरह से होते हैं। ये देखें, मैंने पीछे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन का पीछे लेक्चर्स वगैरह बनाए हुए हैं, वो देखें, विजिट करें। ये इसका ओरिजिन है। यहाँ पर हमने एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन रखी हुई है वाई एक्सिस पर, और यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा एनर्जी वर्सेस वेवलेंथ होगा। यहाँ पर इस एक्स एक्सिस में हमने वेवलेंथ रख दी है। अब यहाँ पर देखने की बात है कि भाई अगर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ग्राफ जब बना था वो किस तरह से था। फर्ज कर लें कि वो कुछ इस तरह से ग्राफ बना हुआ था। ये हमारे पास ग्राफ है। यहां पर हमें पता चलता है कि ये जो ग्राफ है ये सिर्फ किसी एक टेम्परेचर पर बना हुआ है, और वो टेम्परेचर हमने फर्ज किया हुआ है कि भाई 4000 केल्विन पर ये ग्राफ बनता है। यहां पर हमने देखा कि भाई 4000 केल्विन पर ये हमें ग्राफ मिलता है। 4000 केल्विन पर इसमें एक पॉइंट ऐसी होती है जो लैम्डा मैक्स मतलब मैक्सिमम एनर्जी रखती है, और वो शॉर्टर वेवलेंथ होती है। यहाँ पर रेलिफ जीन्स लॉ ने कहा कि भाई यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये सही हमें नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स, इन्होंने क्लासिकल फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट लिया। क्लासिकल फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के लिहाज से उन्होंने एक बात कही कि अगर कोई एक ऐसी पॉइंट आपको मिले जो कम हाइट रखे, तो इससे पीछे वाली पॉइंट ज्यादा हाइट रख रही है, तो मतलब क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट होगा। अगर आपको और ज्यादा ऊपर चले जाएं तो और ज्यादा बड़ी हाइट आपको मिलेगी। अगर आप और ज्यादा पीछे चले जाएं तो आपको और ज्यादा हाइट मिलेगी। तो थ्योरेटिकली ऐसा होना चाहिए कि थ्योरेटिकली ये ग्राफ यहां से आगे चलना चाहिए कुछ इस तरह से, और जब वेवलेंथ इंफिनिटी हो जाए तो एनर्जी भी क्या हो, इंफिनिटी। व्हेन लैम्डा मैक्स टेंड्स टू इंफिनिटी एनर्जी शुड आल्सो इक्वल टू इंफिनिटी। या फिर अगर लैम्डा मैक्स 0 हो जाए तो फिर एनर्जी क्या हो, इंफिनिटी हो। तो यहां पर उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लगाया। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक यहां पर उन्होंने कहा कि भाई क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक ये ग्राफ ऐसा बनना चाहिए। ये रहा वो ग्राफ। तो ये ग्राफ एक थ्योरेटिकल असम्पशन थी, theoretical way of distribution of the energy of the black body radiation curve। ये वाला जो हिस्सा है ये क्यों हमें मिल रहा है, ये वाला हिस्सा एरर है। इस एरर को अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी का नाम दिया गया। अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी मींस जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का पोर्शन होगा वो सही तरह से डिफाइन नहीं किया जा सकता एनर्जी कर्व में से। सो ये वाला हिस्सा गलत है। तो अल्ट्रावायलेट के लिए हम नहीं डिफाइन कर सकते। अल्ट्रावायलेट की वेवलेंथ और छोटी होती है, मींस पीछे होता है ग्राफ। तो पीछे वाला ग्राफ देख रहे हैं आप, तो नीचे आ रहा है, ये तो गलत हो रहा है। मतलब ये कि हमारे पास ये जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है, ये नीचे वाला जो देख रहे हैं आप, ये प्रैक्टिकल है, और ये जो ऊपर वाला देख रहे हैं ये थ्योरेटिकल है। तो थ्योरेटिकल अलग चीज बन रही है यहाँ पर, और ये जो प्रैक्टिकल है वो अलग चीज बन रही है। यहाँ पर हमें एक एरर भी मिल रही है, एरर ऑफ अल्ट्रावायलेट रीजन इन प्रैक्टिकल ग्राफ इज कॉल्ड अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी। ये एक एरर का नाम है। यहां पर ये जो रेलिफ जीन्स साहब ने कहा कि भाई ये जो बात है ये सही तरह से वाज़ेह नहीं, लिहाजा थ्योरेटिकल चीज ही सही है। और उन्होंने कहा कि ये ग्राफ ऊपर चलता जाएगा। क्यों?
जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो एक नया ग्राफ बनेगा, फिर ऊपर एक नया ग्राफ बनेगा। तो ये वाली जो लकीर है ये सही तरह से डिफाइन कर रही है उनको। तो यहाँ पर उन्होंने एक बात कही कि भाई ये जो हमारे पास है एनर्जी है वो एनर्जी इनफाइनाइट भी होगी। और यहाँ पर अगर हम इस रेलिफ जीन्स लॉ साहब की बात माने तो उन्होंने ये भी कहा कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ। मतलब ये कि अगर लैम्डा 0 हो जाए तो एनर्जी क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। यहाँ पर उन्होंने एनर्जी रेडिएटेड पर 1 सेकंड पर मीटर स्क्वायर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दिया ये यहाँ पर। और जो स्टीफन साहब ने लॉ दिया था वहां पर जो ई लिखा हुआ है, ये ई क्या है, एनर्जी रिलीज्ड, एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड पर सेकंड पर यूनिट एरिया है। सो यहाँ पर उन्होंने एक इक्वेशन भी बनाई और एक इस इक्वेशन को सही मानकर ये ग्राफ बना दिया। और इस लॉ को हमने बना दिया एक ऐसा लॉ जो एक क्लासिकल फिजिक्स पर काम करता है। ये क्लासिकल फिजिक्स पर काम नहीं करता था तो ये वाला प्रैक्टिकल ग्राफ मिलता। अगर ये क्लासिकल फिजिक्स पर काम करें हम तो ये वाला ग्राफ बनेगा। उस वक्त हमें पता तो नहीं था कौन सी चीज सही है। तो फिर मैक्स प्लैंक साहब ने क्या कहा, मैक्स प्लैंक साहब ने एक लॉ दिया, मैक्स प्लैंक साहब ने एक लॉ दिया, प्लैंक्स लॉ जिसको कहा जाता है। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करते हैं, ये जो प्रैक्टिकल ग्राफ है ना वो प्रैक्टिकल ग्राफ और जो थ्योरेटिकल ग्राफ है दोनों को छोड़ते हैं। पहले हम देखते हैं जो सोर्स होता है वो सोर्स ऑफ एनर्जी। उन्होंने कहा कि सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है वो रेडिएशन को एमिट करता है, चाहे वो सोर्स ब्लैक बॉडी क्यों ना हो। तो रेडिएशन को जैसे ही एमिट करेगा तो वो कुछ इस तरह से रेडिएशन एमिट करेगा। दिस इज द एमिशन ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन ग्राफ, एमिशन। तो यहाँ पर हमें पता चला कि भाई ये एमिशन है, यहाँ पर ब्लैक बॉडी हो या कोई और सोर्स हो, रेडिएशन को इस तरह से एमिट होना पड़ेगा। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, तो जवाब है ये कंटिन्यूअस वेवलेंथ है। तो रेलिफ जीन्स लॉ ने भी यही कहा था कि एनर्जी क्या है, एनर्जी वेव्स आर कंटिन्यूअस। ये बात आप लिख लें, एनर्जी वेव्स आर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब है बीच में ये कहीं भी टूट नहीं सकती। मैक्स प्लैंक साहब ने इसी चीज को हटाकर एक नया कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये जो वेव है ना, ये जब पूरी होती है एक मुकम्मल वेव तो ये अकेली चली जाती है आगे, इसके पीछे दूसरी वेव होती है, इसके पीछे तीसरी वेव होती है। ये सारी जो वेव्स हैं ये अकेले अकेले चली जाती हैं। जैसे ही ये अकेले अकेले चली जाती हैं तो ये जो वेव्स हैं ये कंटिन्यूअस पैटर्न में नहीं जाती। मैक्स प्लैंक साहब ने कहा दी एनर्जी एमिटेड इज इन डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ चंक्स, डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ चंक्स, चंक्स मींस पार्ट्स। ये जो वेव्स है, जो कोई भी सोर्स वेव्स को एमिट करता है, वो वेव्स एक ऐसा समझिए कि कोई ऐसा पैकेट होता है जिसमें वो वेव होती है। एक वेव आई, दूसरी वेव आई, तीसरी वेव आई, ये जो चंक्स आ रहे हैं आगे, ये चंक्स से कोई ज्यादा इंटेंसिटी वाला होगा, कोई कम इंटेंसिटी वाला होगा, कोई कैसा होगा, कोई कैसा होगा। क्योंकि सोर्स जब ऑसिलेट होता है उसके अंदर एटम जब ऑसिलेट होता है तो ऑसिलेट में आपको तो पता है कि एक्सट्रीम पोजीशन भी आती है, मीन पोजीशन भी आता है। मींस हाई लेवल, जीरो लेवल, हाई लेवल, जीरो लेवल आता है। तो हाई लेवल, जीरो लेवल आता है ऑसिलेशन में, तो ऑसिलेशन में भी मिनिमम मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट है। तो ये जो पैकेट्स आते हैं किसी के पास इंटेंसिटी ज्यादा होती है, किसी के पास इंटेंसिटी कम होती है, पर होते क्या है, पैकेट्स में होते हैं और ये डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं, मतलब डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होते हैं। यहां पर जब ये आते हैं आगे तो एनर्जी लेकर आते हैं और एनर्जी हर एक पैकेट में एनर्जी होती है। एनर्जी इज इक्वल एच मल्टीप्लाई न्यू। न्यू क्या है, ये जो सिंबल है इसको पढ़ा जाता है एन यू, न्यू। ये न्यू फ्रीक्वेंसी दिखा रही है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई एच। एच क्या है, एच इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू 6.625 × 10⁻³ जूल मल्टीप्लाई सेकंड।
यहाँ पर एक पैकेट के पास इतनी एनर्जी है और कोई भी पैकेट आधा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो पैकेट है ये पैकेट आधा हो जाए, क्योंकि कोई भी सोर्स ऑफ लाइट, इसीलिए सोर्स ऑफ लाइट होता है क्योंकि वो मुकम्मल लाइट की वेव को निकालता है, या तो निकालेगा ही नहीं या तो मुकम्मल लाइट की वेव को निकालेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सोर्स आधी वेव नहीं निकाल पाता। इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी इस पैकेट से आधी नहीं हो सकती। इस पैकेट को नाम दिया गया पैकेट ऑफ एनर्जी, जिसको नाम दिया गया फोटोन या फिर क्वांटम। और क्वांटम का मतलब छोटे से छोटा, जिसको वेव में कंसीडर किया जाए। एनी पार्टिकल व्हिच इज डिस्क्राइब्ड बाय वेव इज कॉल्ड क्वांटम। सो यहाँ पर ये एक क्वांटम बना, और ये क्वांटम्स आगे आते जाते हैं। अगर यहाँ पर फर्ज कर लें n क्वांटम्स आ रहे हैं तो n को मल्टीप्लाई करेंगे। एक फोटॉन की एनर्जी h न्यू होती है। यहाँ पर पता चला कि भाई फ्रीक्वेंसी कम भी होती है, ज्यादा भी होती है। ग्रीन कलर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और रेड कलर की फ्रीक्वेंसी कम है। तो रेड कलर वाले फोटॉन के पास एनर्जी कम होगी और जो ज्यादा एनर्जी होगी वो ग्रीन कलर वाले फोटॉन के पास होगी। तो यहाँ पर हमारे पास एक तरीकेकार बना, और इसी तरीके को इस्तेमाल करके जब उन्होंने एक ग्राफ बनाया तो उन्होंने कहा कि जो हाई वेवलेंथ होगी, हाई वेवलेंथ ऑफ द फोटॉन्स हैविंग द लेस एनर्जी, और ज्यादा अगर कम वेवलेंथ लेंगे तो एनर्जी क्या होगी उनके पास, ज्यादा होगी। कोई ऐसी पॉइंट आएगी जब हम अल्ट्रावायलेट के पास पहुंचेंगे, उसके पास भी यही पॉइंट देखने को हमें मिलेगी, जिस वजह से उन्होंने ऐसा ही एक ग्राफ बनाया। मैक्स प्लैंक साहब ने उन्होंने कहा कि ये जो थ्योरेटिकल ग्राफ है ये गलत है। थ्योरेटिकल ग्राफ सही होता अगर फोटॉन वाला कॉन्सेप्ट ना होता। तो मैक्स प्लैंक साहब ने कहा कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझना है तो हमें लाइट को फोटॉन के फॉर्म में देखना पड़ेगा। अगर फोटॉन के फॉर्म में नहीं देखेंगे तो रेलिफ जीन्स लॉ के साथ का जो कॉन्सेप्ट है वो सही होगा। अगर वो कॉन्सेप्ट सही होगा तो एक एरर का सामना करना पड़ेगा हमें। अगर आपको एरर का सामना नहीं करना, सही पढ़ना है तो रेलिफ जीन्स लॉ को फेल करके आपको मैक्स प्लैंक साहब के कॉन्सेप्ट को ले आना पड़ेगा। प्रैक्टिकल वैल्यू और थियोरेटिकल वैल्यू मैक्स प्लैंक साहब के लॉ के मुताबिक एक ही होगी, मतलब यही होगी प्रैक्टिकल ग्राफ। यहां पर हमें पता चला कि भाई एनर्जी क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है, क्योंकि इससे कम नहीं होगी, एक पैकेट से कम एनर्जी नहीं होती। सो एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। एनर्जी आधे फोटॉन में या 1/3 फोटॉन में नहीं होती, फोटॉन से कम वाला पार्टिकल नहीं होता। और फोटॉन के किस्म होते हैं, यहाँ पर कोई ऐसा किस्म होगा, एक एग्जाम होगा कि भाई एक ग्रीन का फोटॉन है, येलो का फोटॉन है, पर वो फोटॉन आधे आधे नहीं हो सकते। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, यहाँ पर लिखते हैं एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। ये हमारे पास एक पॉइंट बनी, एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। और ये जो फोटॉन है इसके मास के बारे में इसको कोई डिस्कस नहीं करनी थी मैक्स प्लैंक साहब को, इसलिए उन्होंने नहीं की, और इसके मजीद कोई भी चीज उन्होंने नहीं बताई। पर क्वांटम को निकालने के बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने उन पर काम किया, इनकी थ्योरी पर काम किया, और थ्योरी पर जैसे उन्होंने काम शुरू किया तो एक नई फिजिक्स ने जन्म लिया, जिसको हम बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। ऐसी फिजिक्स जिसमें हम क्वांटम पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं। क्वांटम पार्टिकल्स, यहाँ पर जो हमने क्वांटम लिखा हुआ है ना, सिर्फ क्वांटम हो तो समझ जाना कि फोटॉन की बात कर रहे हैं। क्वांटम पार्टिकल्स हो तो इलेक्ट्रॉन भी आ गए, प्रोटॉन भी आ गए, न्यूट्रॉन भी आ गए, मॉलिक्यूल एटम्स भी आ गए। क्योंकि क्वांटम के साथ अकेला क्वांटम हो तो भाई ये फोटॉन हो गया, क्वांटम पार्टिकल हो तो वो कोई भी हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को भी वेव के थ्रू समझा जाता है, हेजनबर्ग साहब ने बताया था। मॉलिक्यूल को भी वेव के थ्रू समझा जाता है और एटम को भी वेव के थ्रू समझा जा सकता है। इसीलिए एक नई फिजिक्स ने जन्म लिया जिसका नाम है क्वांटम फिजिक्स। Quantum physics is the branch of physics which deals with the particles which are described by wave. Is called quantum physics. Thank you very much. ये ग्राफ जो फाइनल बना है ये एनर्जी का सही है और रेलिफ जीन्स लॉ गलत हो गया। थैंक यू।